नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात दस्तक में उस जवान की जरूर होगी जिसका जिक्र कल दस्तक में हुआ था, क्योंकि उसे दूसरी यूनिट में भेज दिया गया है। अनुशासनहीनता का भी आरोप है। इस देश में किसान हो या जवान, किसान की खुदकुशी होती है तो मुआवजे का जिक्र होता है, फसल बर्बाद तो फसल बीमा का जिक्र। लेकिन जिंदा रहते हुए, काम करते हुए कैसे किन मुश्किल हालातों को सामने रखा जाए, इसके लिए क्या रास्ते भी बंद हो रहे हैं? ये बहुत तेरे सवाल हैं और संयोग ऐसा है आज हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और जय जवान जय किसान जब स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है तो फिर सोचिए, आज नहीं, आज तो 10 तारीख है, कल 11 तारीख है। 11 तारीख जहन में रखिए। इस बात का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन जय जवान जय किसान के साथ शुरुआत इसी नारे के साथ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा चाहे हिंदुस्तान की रगों में आज भी दौड़ता हो और 3.5 लाख जवानों की तादाद बीते 70 बरस में बढ़ते बढ़ते 47 लाख तक पहुंच चुकी हो, और इसी तरह किसानों की तादाद भी 11 करोड़ से बढ़ते हुए आज 21 करोड़ तक हो चुकी हो। लेकिन सच तो यही है कि ना तो जय जवान का नारा लगाते हुए बीते 70 बरस के दौर में कभी जवानों की जिंदगी के भीतर झांकने की कोई कोशिश किसी सरकार ने की, और ना ही किसान को राहत पैकेज से आगे बढ़ाने की कोई कोशिश बीते 70 बरस के दौर में किसी सत्ता ने की। प्रतिदिन प्रति जवान के भोजन पर 100 रुपए सरकार खर्च करती है और प्रति किसान की औसत आय देश में प्रतिदिन 40 रुपए से आगे बढ़ नहीं पाती है। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर का सच है कितना डराने वाला, ये इससे भी समझा जा सकता है कि एक तरफ किसान पीढ़ियों से पसीना बहाकर देश को अन्न खिला रहा है और जवान सीमा पर प्रहरी बनकर पीढ़ियों से देश की रक्षा भी कर रहा है। लेकिन जब आर्थिक सामाजिक दायरे में जय जवान जय किसान का जिक्र होता है तो दोनों के ही परिवार गरीबी की रेखा के समानांतर खड़े नजर आने लगते हैं, क्योंकि देश में असमानता की खाई इतनी चौड़ी है कि एक तरफ औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 295 रुपए बैठती है, जबकि 35 रुपए रोज के दायरे में देश के 37 करोड़ नागरिक आ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार समझती नहीं, या फिर सत्ता हो या विपक्ष, दोनों की बातों को ही सुन लीजिए, आप महसूस करेंगे गरीबों की, किसान मजदूरों के हालात भी सत्ता को पता है, और देश की संपत्ति चंद हथेलियों में सिमटी है यह भी विपक्ष को पता है। ये गरीबों के कल्याण का काम है कि नहीं है? ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? काला धन इन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। बावजूद इन सब के कहने के न जवान की हालत ठीक होती है, न किसान मालामाल होता है। तो यह समझना जरूरी है कि किसी भी सरकार ने इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि जवानों का वेतन 9,000 रुपए पार नहीं करता और किसानों की आय 6,000 रुपए से ज्यादा महीने में होती नहीं। और बीते 70 बरस के दौर में किसानी गले की फांस बनती है तो किसान का बेटा ही सेना में जवान के तौर पर जाकर सीमा की रक्षा करता है। खुद सरकारी आंकड़े बतलाते हैं सेना में 72% जवान किसान परिवार से ही आते हैं। और संयोग देखिए, जिस जवान ने खाने का कच्चा चिट्ठा मोबाइल में कैद कर देश को दिखा दिया, उसके पिता भी किसान हैं और दादाजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में जवान थे। और उसके घर के भीतर की माली हालत देखकर या सीमा पर तैनाती में मिलती रोटी दाल देखकर अगर जय जवान जय किसान का नारा लगा सकते हैं तो फिर लगाइए। जय जवान जय किसान। जिस जवान ने वीडियो बनाया वो दरअसल किसान का बेटा है, और जो किसान का बेटा है उसके पिता जवान के बेटे। चलिए आज उसी घर में आपको लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। लेकिन आज क्या है इस नारे की हकीकत? हम तेज बहादुर के गांव में हैं। यह उनके दादाजी की मूर्ति है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे जब तक नेताजी हिंदुस्तान में थे। साए की तरह ये उनके साथ साथ रहे और अब इस गांव में
यहां से पता चलेगा कि पूरे देश में जय जवान जय किसान की हकीकत क्या है, किसानी की हकीकत क्या है। आप यहाँ, आपके पास कितनी जमीन है और आपके हिस्से में कितनी जमीन आती है? जो 5 भाइयों में, 5 भाइयों के 3-3 किले जमीन बांटा है जी। 3-3 किले में आपकी घर का खर्चा चल जाता है? कितनी खेती से आमदनी होती है? जी खेती से आमदनी, तो घर का खर्चा भी नहीं चलता, बल्कि हम बैंकों का लोन लेकर रखे हुए हैं। खेत से हम पहुंचे हैं घर तक, यानी घर की क्या स्थिति है किसान की और जवान की। जिस घर के 3 बेटे जवान हैं, 2 बेटे किसान हैं। ये माँ है तेज बहादुर की। किस तरह से घर का खर्चा जब वो आता है, तेज बहादुर या आपके 3 बेटे हैं फौज में और बीएसएफ में, जब वो आते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आते हैं? लेता है जी, थाने बता रही मैं, कुछ कुछ चीज लेता है, पैसा देता है, कब थोड़ा बहुत बची हुई, उनका बालक रिवाड़ी रहता है ना। और कभी आपको ये बताया कि भाई उसकी कितनी मुश्किल है, खाने की दिक्कत है, क्या है? हाँ, खूब ज्यादा है दिक्कत, खाने की बहुत ज्यादा है जी, बहुत है। आवाज भी कैसे आवाज भी माँ, मैं तो खाने की बहुत दिक्कत है, मैं तो अपने घर ने आऊंगा, मैंने कहूँ बेटा घर ने मत आके धरे सोर कुना बाकी ना रे पनीर केक कमाए तो जब जावे छुट्टी काट के जब केक के दिया करो बांध के कदे गुण दे दिया, कदे वही लड्डू कर दिया, क्या का और क्या का कर दिया, वो तो के दिया वही सब जमींदार। हम तो देखो पूरे देश में ये तो सिर्फ एक बानगी है। पूरे देश में अगर आप देखें तो जय जवान की भी दशा ऐसी है, जय किसान की भी दशा ऐसी है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, राता, कला, महेंद्रगढ़, आज तक। जी, जय जवान जय किसान जिक्र हमने शुरू में किया था 11 तारीख। दरअसल 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि का दिन है, जो कल ही है। और संयोग देखिए, जिस वक्त इस नारे का जिक्र होता है उसी वक्त देश के जवान और किसानों का जिक्र इस देश में चल पड़ा है। कैसे, किस रूप में, न जवान न किसान, यहां तो माला माल नेता होते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। अजब संयोग है, कल यानी 11 जनवरी को देश के उसी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है जिसने इस देश को नारा दिया जय जवान जय किसान का। जय जवान जय किसान। लेकिन शास्त्री जी की 91वीं पुण्यतिथि पर जब देश किसान और जवान से रूबरू है तो 24 घंटे पहले ही सीमा पर तैनात जवान का घटिया खाने के लेकर देश के भीतर दर्द है। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा। और 100 घंटे भी नहीं बीते हैं जब मुजफ्फरनगर के एक किसान ने अपनी 2 बेटियों और पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। और देश के मुश्किल हालात तो किसानों की जिंदगी में इस तरीके से जा सिमटे हैं कि खुदकुशी ही आखिरी सच हो चला है। हर 5 घंटे में एक किसान की खुदकुशी, यह इस देश का सच है। कह लगे तू मेरी हो तो यहाँ सामने खड़ी हो जा। उन्होंने मुझे थमले का बांध दिया, मुझे नहीं पता ये ऐसा धोखा करेंगे मेरे साथ। मैं तो उनकी हाँ में हाँ रखती रही। लेकिन सवाल सिर्फ तेज बहादुर जैसे जवान या जयवीर जैसे किसान का नहीं, सवाल तो देश के उन हालातों का है जहां जवान किसान दोनों बदहाल, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले नेता मालामाल। गौर कीजिए, देश के किसानों पर औसतन 54,000 रुपए कर्ज है और सरहद की रक्षा में तैनात बीएसएफ के कांस्टेबल का कुल वेतन 8,460 रुपए है। हेड कांस्टेबल हो गए तो कुल वेतन 9,910 रुपए मिलते हैं। लेकिन जनता के पैसे पर देश में राजनीति का चौखंबा राज कैसे चलता है, ये सरपंच से लेकर सांसद तक की रईसी से समझा जा सकता है। देश में 2,38,000 सरपंच में से 1.25 लाख से ज्यादा सरपंच लखपति हैं। 3,500 से ज्यादा विधायक करोड़पति हैं। मौजूदा लोकसभा में ही 81% तो राज्यसभा में 99% सांसद करोड़पति हैं। यानी कोई जवान हो या किसान, वह पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करते हुए महीने में 10,000 तक की कमाई न कर पाता हो, लेकिन जनता की सेवा के नाम पर नेतागिरी झटके में करोड़पति बना देती है। और राजनीति कैसे जनता के पैसे से करोड़पति बनाती है, इसका अंदाजा मायावती के भाई आनंद कुमार को देखकर भी लगाया जा सकता है। हालांकि आईटी जांच कर रही है, लेकिन आनंद कुमार की कमाई 2007 से 2012 के दौर में
7.5 करोड़ से बढ़कर 1,316 करोड़ तक जा पहुंची। यानी जिस दौर में मायावती जनता की सेवा कर रही थी, उसी दौर में उनके भाई अनंत कुमार की कंपनी ने दुनिया की किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे तेजी से मुनाफा बना लिया। वैसे जनसेवा के नाम पर नेताओं की कमाई कैसे बढ़ती है, ये किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की बढ़ती संपत्ति से समझा जा सकता है। फिर चाहे वो मायावती हो या देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली क्यों ना हो, या फिर इस वक्त सुर्खियों में अमर सिंह ही क्यों ना हो। लेकिन आम हिंदुस्तानियों के मन में सवाल उठ सकता है कि राजनेताओं की पूंजी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, लेकिन जवान और किसान को क्यों बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं, जबकि देश में आम टैक्स पेयर सरकार को 13,77,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स देता है और सरकार टैक्स बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चकती। अलबत्ता जवान किसान का हाल बदहाल था, बदहाल है और क्या बदहाल ही रहेगा, यही तो सवाल है। और इस सवाल का जवाब चाहे अनचाहे बीते 70 बरस से किसी को नहीं मिलता। हर एक सत्ता आती है, पुराने दौर को कोसती है और उसके बाद आगे निकल जाती है। इस आगे निकलने के फेर में क्या वाकई कोई देखने की स्थिति में है कि इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो ऐसे में किस सुकून का जिक्र और किस आदर्श स्थिति का जिक्र, जरा यह भी देखिए। 67% जमीन पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, 72% गांव में पीने का साफ पानी नहीं, 77% देश को 24 घंटे बिजली का इंतजार आज भी है, सिर्फ 12% आबादी को ढोने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही देश में खड़ा है, 81% आबादी के लिए सरकारी अस्पताल उपलब्ध नहीं है, 72% शहरी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते नहीं, न्यूनतम मजदूरी कोई ठेकेदार देता नहीं, रोजगार है नहीं। तो क्या जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर सत्ता को ध्यान देना चाहिए उसने उसी से आंख मूंद ली है? और नोटबंदी के बाद देश के सोशल इंडेक्स चाहे नीचे चला गया हो, लेकिन उन हालातों को समझना जरूरी है कि आखिर क्यों नोटबंदी हो या कोई भी आर्थिक नीति देश को एक समान एक हालात में खड़ा क्यों नहीं कर सकती, और करप्शन देश की रगों में दौड़ता क्यों है। मसलन करप्शन भी जिंदगी जीने की जरूरत से कैसे जुड़ चुका है। जब सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश को नहीं दे पा रही है तो आइए उसे भी समझ लीजिए। सिंचाई के लिए पंप चाहिए, बिजली के लिए जनरेटर इन्वर्टर चाहिए, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल चाहिए, शिक्षा के लिए कॉन्वेंट स्कूल चाहिए, सफर के लिए निजी गाड़ी चाहिए, मजदूरी के लिए ठेकेदार की गुलामी करनी पड़े तो फिर न्यूनतम मजदूरी कौन देगा। यानी जब सरकार ही जनता की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी मान नहीं रही तब होगा क्या। टैक्स चोरी, करप्शन, ज्यादा कमाई के लिए किसी भी हद तक जाने की चाहत, और देश के मिजाज में जब ये हालात जुड़ जाएंगे तो क्या सेना भी इससे अछूत रह पाएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस जवान ने रोटी दाल के सच को उभारा, उस रोटी दाल के पीछे का सच यह भी है कि सेना के लिए तो एक आर्मी सप्लाई कोर है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के लिए गृह मंत्रालय हर सेक्टर को बजट की रकम देता है, और पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ भी है। यानी बीएसएफ का जवान तेज बहादुर जब सीनियर अधिकारियों की लूट का जिक्र कर रहा है, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हाल। तो इस लूट के मतलब को समझिए। हर सेक्टर में बटालियनों के जवानों के लिए बजट बाकायदा गृह मंत्रालय से आता है, और उस बजट से अनाज खरीद हर सेक्टर के अधिकारी करते हैं। और सीएजी की रिपोर्ट 2010 की हो या 2016 की, जो संसद के पटल पर भी रखी गई, उस रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि सप्लाई की इसी चेन में गड़बड़ी है। यानी जिसका जिक्र खुद एक जवान ने कर दिया, उसका जिक्र रिपोर्ट के तौर पर सीएजी पहले ही कर चुकी है। इन सवालों के बाद उस जवान को लेकर क्या दूसरी यूनिट में भेजा गया, इस लिहाज से कि जांच हो रही है, या सवाल अनुशासनहीनता का, या सवाल है कि स्थिति को ठीक किया जाए। क्योंकि इस देश में आजादी के बाद पहला घोटाला भी सेना से जुड़ा हुआ ही था, जीप घोटाला। और अब हाल के दौर में कौन सा घोटाला याद करेंगे, वह भी सेना से ही जुड़ा है। रिपोर्ट देखिए जरा। जीप घोटाला हो, बफोर्स घोटाला हो, ताबूत घोटाला हो, राशन आपूर्ति घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, मीट घोटाला हो, सेना राशन घोटाला हो, टेंट अंडा घोटाला हो, सुदीप्ता घोष केस हो, या फिर टेट्रा ट्रक घोटाला हो, सब कुछ सेना से ही जुड़ा हुआ, सेना के भीतर का ही सच। तो ऐसा पहली बार नहीं जब सेना के भीतर का सच किसी वीडियो के वायरल होने से सामने आ गया।
अलबत्ता आजादी के बाद से इस देश में सेना के भीतर कैसे कैसे घोटालों के जरिए सेंध लगती रही, ये सब कुछ इन तमाम घोटालों के जरिए तो समझा ही जा सकता है। तो सवाल यही, क्या हर दौर में सरकार आंख मूंद लेती है? क्योंकि सच तो यही है कि सीएजी की रिपोर्ट में राशन में गड़बड़ी का जिक्र हमेशा रहा। सीएजी ने तो 2010 से लेकर 2016 तक अपनी 2 अहम रिपोर्ट में साफ साफ इसका जिक्र किया कि सैनिकों को मिलने वाला राशन क्वालिटी और मात्रा या स्वाद के हिसाब से परफेक्ट या कहें गुणवत्तापूर्ण होता ही नहीं है और सैनिक खुश भी नहीं रहते। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा कि संसद की लोक लेखा समिति ने बरस 2011 में राशन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए 12 सिफारिशें भी की थी, लेकिन सिर्फ 2 सिफारिशें ही लागू की गई। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसमें मैंने खाने का क्वालिटी देखा था, क्वालिटी बिल्कुल खराब था और वो खाने के लायक नहीं था। पिछले कुछ सालों में रक्षा मंत्रालय सरहद पर तैनात जवानों को बेहतर राशन देने का दावा तो करता है, लेकिन इसके साथ ही साल 2010 से लेकर 2016 तक लगातार सीएजी ने भी जवानों को मिलने वाली राशन की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सरहद पर तैनात जवानों को मिलने वाली राशन को लेकर सेना के आला अधिकारियों की कथनी और करनी के फर्क को जल्द दुरुस्त करना होगा। दुरुस्त करेगा कौन? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर जय जवान जय किसान से जरा आगे निकलकर हम आपको अब एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिस रिपोर्ट की गूंज लुटियंस की दिल्ली में नहीं सुनाई देती, जिसकी गूंज शहरों में दिखाई नहीं देती, जिसका एहसास लोगों के भीतर होता नहीं है। तो आपको लिए चलते हैं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के एक गांव के भीतर का सच देखिए। ये गीता मुर्मू है और इसकी गोद में जो बच्चा है उसे गौर से देखिए। इस बच्चे की कीमत है 2000 रुपए। 2000 रुपए में अपने इस नवजात शिशु को बेचकर गीता मुर्मू अपने परिवार की जिंदगी चलाना चाहती है। पति ने साथ छोड़ दिया है तो गीता मुर्मू दिहाड़ी मजदूरी कर खुद का और अपने 2 बच्चों का पेट भरना चाहती है। और यह है ममता साहू, जो गीता मुर्मू के बच्चे को 2000 में इसलिए खरीदना चाहती है क्योंकि उसके पास बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है। लेकिन उसका पति उसके साथ है तो दोनों मजदूरी करते हैं और पड़ोस में ही रहने वाली गीता मुर्मू के बच्चे को खरीदकर वह कुछ मदद गीता को करना चाहती है और लड़के के ना होने का सुकून अपनी जिंदगी में भरना चाहती है। यानी जिंदगी के संघर्ष का अनकहा दर्द है इस बच्चे को बेचने वाली माँ की जुबान से ही सुन लीजिए। चढ़ी पारुनी एकुटिया लोक खटी भी कौट से पाई दे दो केते टंगा दबु त कथा ए 2000 टका दबो आ कोन दबो आ कोन दो आ किछ। तो घास फूस की ऐसी झोपड़ी में जब जिंदगी गुजारने के लिए बच्चे को ही बेचकर जीना पड़े और दूसरी तरफ पड़ोस की झोपड़ी में रहने वाली ममता साहू इसीलिए दूसरा बच्चा जनना नहीं चाहती कि कहीं दोबारा लड़की ना हो जाए या फिर बच्चा होने के दौर में वो कैसे दिहाड़ी कर पाएगी और घर कैसे चल पाएगा, तो इस चाहत के दर्द को भी समझ लीजिए। पहले मोर पुओ नहीं झियो गोटा आ जदी झियो हो कि पुओ हो मते दबो तम कहिथि से सेठ कहला हो झियो हो कि पुओ हो देखियो काली जन्म होला काली से तांगो सेठी रहिछन सेठी जन्म होला फिर ता मां को ताको नहीं आस। तो दोनों ही मां का संकट यही कि बच्चे को खरीदना या बेचना दोनों की जिंदगी जीने से जा जुड़ा है। और जब उड़ीसा के सबसे पिछड़े जिले केंद्रपाड़ा में न्यूनतम जरूरत भी कोई सरकार कोई प्रशासन ना पहुंचा पाता हो, तो ऐसे में ऐसी खबर सुनकर जिले के अधिकारी कल्याण अधिकारी बच्चे की खरीद फरोख्त को गैर कानूनी बताकर अपना काम भी पूरा हो गया यही समझते हैं। गरीब लोकटा अति दरिद्र तार किसी पैसा पत्र ना आगुरी जोड़ा पिला अच्छा तेणु सी चाहूँ पिला जब किसी पैसा पत्र हाँ मुझे बिकी दिखती कौन तो दे दिखती कौन। तो बच्चे को बेचना गैर कानूनी है ये कहकर बच्चा तो नहीं बिका, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर गीता मुर्मू अपने परिवार को पालेगी कैसे और इसी झोपड़ी में जन्मे नवजात शिशु को अब जीने के दौर में क्या मिलेगा खाने को।
गांव के अंधेरे को चीरती हुई भले ही एक बच्चे की किलकारी और उसके होने की रोशनी गांव को रोशन नहीं कर सकती है, क्योंकि भले ही आप ये माने कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता अमूल्य होता है, लेकिन कभी कभी उसका भी मोल लग जाता है। मात्र 2000 रुपए में एक माँ ने अपने बच्चे को बेच तो दिया, अब कानून के दांव पेच भी आ गए। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ऐसा होता रहेगा कि गाँव के अंधेरे में लोग अंधकार ही देखेंगे, रोशनी नहीं। मोहम्मद वसीम के साथ मनोज गहलोईवाल, कोलकाता, आज तक।